हेलो बच्चों। तो बच्चों आज हमारा सॉलिड स्टेट का बिल्कुल आखिरी लेक्चर है और आज हम पीवाईक्यू देखने वाले हैं। इस सॉलिड स्टेट में अगर मैं बात करूं तो मैं आपको एक चीज जरूर बताना चाहूंगा कि अगर कुछ बातें जो सॉलिड स्टेट के रिगार्डिंग जो अपार्ट फ्रॉम अगर मैं लेक्चर बताऊं तो कुछ बातें मैं आपको बताऊंगा जो इस चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसको हम अदर वीडियोस के थ्रू वो चीजें बताएंगे। तो क्या क्या चीजें हैं सॉलिड स्टेट चैप्टर से रिलेटेड जो एक्स्ट्रा आप जानना चाहते हो, आप कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, क्योंकि उससे रिलेटेड हम वीडियो हर चैप्टर से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा वीडियो हम बनाएंगे, जिससे जो बच्चे बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड हैं, बहुत अच्छा करना चाहते हैं, उनके लिए हम अलग से कुछ और भी पैरेलल वीडियो देते रहेंगे, ताकि आपके चैप्टर जो हैं वो और भी एक अच्छे नेक्स्ट लेवल तक आप उसका प्रिपरेशन कर पाओ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर को। यहां पे ध्यान दीजिए, आज जैसा हमने बताया था कि आखिरी क्लास में कुछ हम इंपॉर्टेंट सॉलिड स्टेट के क्वेश्चन को देखेंगे और उस क्वेश्चन डिस्कशन के साथ ही हम चैप्टर को एंड करेंगे और हम फिर नेक्स्ट चैप्टर की तरफ मूव करेंगे। तो यहां पे देखेंगे क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन कह रहा, इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्रिस्टल्स ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स आर ऑक्यूपाइड। अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर आपको बताए गए थे, जिसमें अगर हम बात करें NaCl का, एक एक करके बात करते हैं। अगर हम NaCl में बात करें तो हमें पता है Na+ जो होता है वो हमारा कहां होता है, तो Na+ हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होता है और Cl- जो होता है वो FCC पॉइंट पे होता है। तो ये तो ऑप्शन नहीं होगा, क्योंकि आपको कहा जा रहा कौन सा ऐसा क्रिस्टल है जहां पे जो आयंस होंगे वो अल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे होंगे, तो ये हमारा नहीं होगा आंसर। अगर हम थर्ड वन की बात करें, जिसको हम CaF2 कहते हैं, जिसको हम फ्लोराइट स्ट्रक्चर कहते हैं, तो फ्लोराइट स्ट्रक्चर में आपको बताया गया था कि F- जो होता है वो हमारा FCC फॉर्म करता है और कटायन जो हमारा होता है वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट होता है। तो सॉरी, हमने उल्टा लिख दिया। Ca2+ जो है वो हमारा FCC फॉर्म कर रहा और F- जो है वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड्स पे प्रेजेंट है ना। अगर हम Na2O की बात करें, जो हमारा एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर होता है, इसमें Na+ जो होता है वो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड पे प्रेजेंट होता है और O2- जो होता है वो हमारा FCC फॉर्म करता है। तो फोर्थ वाला जो स्ट्रक्चर होता है उसमें आप देख सकते हो केटायन और अनायन का पोजीशन बिल्कुल अपोजिट है। जैसे CF2 में केटायन FCC बना रहा, अनायन टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, लेकिन Na2O के केस में क्या हो रहा, केटायन आपका टेट्राहेड्रल वॉइड पे है और O2- हमारा FCC बना रहा। इसलिए इसको हम एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर कहते हैं, क्योंकि इसके बिल्कुल अपोजिट पोजीशन होते हैं एंटी फ्लोराइट स्ट्रक्चर में। तो A3, 4 आप देख सकते हो, ये ऑप्शन नहीं होगा। अब सेकेंड में मैं ZnS की कहानी बता दूं, जो हमने इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर में इसके स्ट्रक्चर देखे नहीं थे, तो मैं इसके बारे में बता दूं। यहां पे आपको ध्यान देना है, H2- लेट से अगर हमारा ये FCC फॉर्म कर रहा तो Zn2+ जो होगा वो हमारा ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा, ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे होगा। इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4:4 होगा। बाकी सब कुछ कैलकुलेशन आपको पता है। जैसे फॉर एग्जांपल ZnS में देखें तो नंबर ऑफ H2- एक यूनिट सेल में कितना होगा, तो FCC के कारण इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम्स एक यूनिट सेल में 4 होते हैं। तो अगर H2- हमारा FCC फॉर्म कर रहा तो एक यूनिट सेल में H2- का जो नंबर होगा वो हमारा 4 होगा। आगे बढ़ते हैं। अगर मैं नंबर ऑफ Zn2+ की बात करूं तो नंबर ऑफ Zn2+ क्या होगा, तो एक क्यूबिक
एफसीसी के केस में अगर हम बात करें तो हमारा टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है, लेकिन Zn2 प्लस ऑल्टरनेट टेट्राहेड्रल वॉइड पे है, मतलब Zn2 प्लस सिर्फ हाफ ऑफ द टेट्राहेड्रल वॉइड पे ऑक्यूपाइड है। तो इसका मतलब एक यूनिट सेल में Zn2 प्लस और H2 माइनस दोनों के दोनों 4 होते हैं, तो इनका रेशियो क्या होगा? इनका रेशियो होगा 4:4 यानी 1:1। तो अगर रेशियो 1:1 है बेटा, तो यहां पे हम देख सकते हैं बच्चों कि हमारा फॉर्मूला जो होगा वो Zns हो जाएगा, क्योंकि इनका रेशियो 1:1 आ रहा, यानी एक Zn2 प्लस के रेस्पेक्ट में एक H2 माइनस है, तो इस आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? ZnS। तो यहां पे आयनिक कंपाउंड का फॉर्मूला हमारा सिंपल ZnS होगा, और बाकी चीजें आप यहां पे देख सकते हो। NaCl के केस में क्या होता है? फ्लोराइड स्ट्रक्चर, एंटी फ्लोराइड स्ट्रक्चर, सब कुछ बताया हुआ है। ZnS में ध्यान रखेंगे एक चीजें कि कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 4:4 होता है। इसका मतलब क्या होता है? मैंने बताया था, अगर केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है तो केटायन के चारों तरफ अनायन होते हैं। तो अगर केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका मतलब हुआ हर केटायन के चारों तरफ 4 अनायन होंगे। अगर अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका क्या मतलब हुआ? अगर मैं कहता हूं अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है, इसका क्या मतलब हुआ? इसका सिंपली मतलब है कि हर अनायन 4 डिफरेंट कटायन, 4 कटायन से क्या होगा? सराउंडेड होगा, यानी हर अनायन के चारों तरफ 4 केटायन होंगे। तो ये बातें हमें ध्यान में रखनी है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे यार। अगला क्वेश्चन, मैच द क्रिस्टल सिस्टम या यूनिट सेल मेंशन्ड इन कॉलम 1 विद देयर कैरेक्टरिस्टिक फीचर मेंशन्ड इन कॉलम 2। अब कॉलम 1 में आपको यूनिट सेल दिया गया और उसकी प्रॉपर्टी जो है वो कॉलम 2 में दिया गया। आपको मैच करना है कि किसका मैच किससे होगा, और एक से ज्यादा ऑप्शन भी हो सकता है। तो चलिए हम ए का मैच कराते हैं। सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक पैरामीटर्स। तो अगर हम सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर क्यूबिक यूनिट सेल की बात करें तो दोनों के दोनों क्या है? क्यूबिक यूनिट सेल है, और क्यूबिक यूनिट सेल होंगे तो इनका पैरामीटर्स जो होगा वो सेम होगा। तो हैव दीज पैरामीटर्स। क्यूबिक यूनिट सेल का पैरामीटर क्या होता है? A = B = C, अल्फा = बीटा = गामा = 90 डिग्री। तो यहां पे हम देख सकते हैं ए का ऑप्शन ए तो मैच, पी तो मैच करेगा, तो ए का ऑप्शन जो होगा वो हमारा एक पी तो होगा। आगे बढ़ते हैं, क्या सिंपल क्यूबिक और फेस सेंटर्ड क्यूबिक दो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है? R2 क्रिस्टल सिस्टम? नहीं, ये सेम क्रिस्टल सिस्टम हुआ। ये दोनों के दोनों क्यूबिक सिस्टम है, तो ये दो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम नहीं है, यानी इसका आंसर क्यू नहीं होगा। अब बात करते हैं R हैव ओनली 2 क्रिस्टलोग्राफी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री। नहीं, गलत है ना, इनके तीनों एंगल 90 डिग्री होते हैं, आर भी नहीं होगा। एस कहा जा रहा बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम। यस, क्यूबिक, सिंपल क्यूबिक और फेस क्यूबिक जो है वो सेम क्रिस्टल को बिलोंग करता है। और यहां पे ध्यान दीजिए, क्यूबिक सिस्टम के केस में एंगल तो इक्वल होता ही है, लेकिन वो एंगल की वैल्यू 90 डिग्री के बराबर होता है। तो पी भी होगा हमारा, और हमारा एस भी होगा पहले का ऑप्शन। चलिए दूसरे पे आते हैं, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल। अब चलिए क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल की बात अगर हम करें तो यहां पे क्या होगा? क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल, फिर देखो क्या पहला ऑप्शन होगा कि नहीं होगा। सबसे पहले ये देखेंगे बच्चा, क्यूबिक एंड रोम्बोहेड्रल क्या दो सेम सिस्टम है? याद है ना, 7 क्रिस्टल सिस्टम आपको बताया गया था। आपको ध्यान होगा 7 क्रिस्टल सिस्टम बताया गया था। तो 7 क्रिस्टल सिस्टम बताया गया था, जिसमें एक सिस्टम क्यूबिक होता है, दूसरा सिस्टम रोम्बोहेड्रल, हेक्सागोनल, मोनोक्लिनिक, ट्राइक्लिनिक, टेट्रागोनल। तो क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल दो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम होते हैं, तो इसका मतलब एस तो होगा ही होगा, एस तो इसका होगा ही होगा। अब चलिए, क्या ये पैरामीटर्स होगा? यस होगा। अगर हम क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल की बात करें तो दोनों के दोनों की, सॉरी, बिलोंग टू सेम क्रिस्टल, थोड़ी डिफरेंट क्रिस्टल, क्यू तो होगा ही होगा। अब ए
पी होगा कि नहीं होगा, तो यस होगा। क्यूबिक सिस्टम का भी ये कंडीशन है और रोम्बोहेड्रल का भी ये कंडीशन है। फर्क क्या है, क्यूबिक सिस्टम में ये एंगल 90 डिग्री के बराबर होगा और रोम्बोहेड्रल में ये एंगल 90 डिग्री के बराबर नहीं होगा। लेकिन यहां एंगल मेंशन नहीं किया गया है, तो ये कंडीशन अगर हम बोले ए इक्वल टू बी इक्वल टू सी, अल्फा इक्वल टू बीटा इक्वल टू गामा, तो ये दोनों के दोनों अगर मैं बात करूं तो आप देख सकते हो ये दोनों के लिए करेक्ट है, क्यूबिक सिस्टम के लिए भी और रोम्बोहेड्रल के लिए भी, है ना। तो यहां पे पी भी होगा। चलिए आर देखें, हैव ओनली टू क्रिस्टलोग्राफी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, नो। बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, नहीं, ये डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है, तो सिर्फ पी और क्यू हो जाएगा। थर्ड को देखते हैं, क्यूबिक एंड टेट्रागोनल। क्यूबिक एंड टेट्रागोनल की बात करें तो हमारा पी नहीं होगा कंडीशन, ये तो सिर्फ क्यूबिक और रोम्बोहेड्रल के लिए होता है, पी नहीं होगा। क्यूबिक और टेट्रागोनल क्या दो डिफरेंट क्रिस्टल सिस्टम है, यस। आर हैव ओनली टू क्रिस्टलोग्राफी एंगल्स ऑफ 90 डिग्री, नहीं। बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, नो। तो आंसर हमारा सिर्फ क्यू हो जाएगा। अब चलिए हेक्सागोनल और मोनोक्लिनिक की बात करें तो इसमें तो आपको पता है दो एंगल 90 डिग्री होता है, तो आपका पहला तो नहीं होगा। आर टू क्रिस्टल सिस्टम, यस, क्यू होगा। आर होगा क्या, यस, सिर्फ हमारा डी में आर होगा। बिलोंग टू सेम क्रिस्टल सिस्टम, नो। तो यहां पे हम देख सकते हैं हमने सारे मैच कर लिए। पहले का पी और एस हो जाएगा, दूसरे का पी और क्यू हो जाएगा, तीसरे का क्यू होगा, चौथे का क्यू और आर होगा, है ना। तो यहां पे आप देख सकते हो ये हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, है ना। चलिए ये कॉन्सेप्ट के हिसाब से आपको दिया गया था, आपको पता है जेईई मेन में ऐसे क्वेश्चन आएंगे नहीं, लेकिन आपको कॉन्सेप्ट के लिए ये चीजें दी गई हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, द अरेंजमेंट ऑफ x माइनस अराउंड a प्लस in solid ax is given in the figure not drawn to scale if the radius of x minus is 250 picometer the radius of a plus। देखो यार, डार्क वाले को a प्लस बोला गया, व्हाइट वाले को x माइनस बोला गया, तो आप देख सकते हो ये क्या बना रहा, ये ऑक्टाहेड्रल वॉइड बना रहा। तो आपको हमने बताया हुआ था फॉर in case of octahedral void, in case of octahedral void आपको बताया गया था लिमिटिंग रेडियस रेशियो क्या होता है। अगर मैं बात करूं लिमिटिंग रेडियस रेशियो हमारा क्या होता है, तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो आर प्लस और आर माइनस के रेशियो को हम लिमिटिंग रेडियस रेशियो कहते हैं। तो लिमिटिंग रेडियस रेशियो हमारा आर प्लस डिवाइडेड बाई आर माइनस होगा और ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में ये रेशियो हमारा 0.414 होता है। तो यहां पे आप देखो हमें केटायन यानी ए प्लस का रेडियस पूछा जा रहा और x माइनस का हमें रेडियस दिया गया है, कितना 250 इक्वल टू 0.414। तो यहां पे देख सकते हो रेडियस ऑफ a प्लस क्या होगा 250 इंटू 0.414 जो कि हमारा लगभग 103.5 के बराबर होगा, 103.5 पिकोमीटर। तो 103.5 पिकोमीटर के अराउंड आंसर क्या है 104। तो आंसर हमारा ए हो जाएगा। देखो यार ये हमने कंडीशन बताया था कि आपका ऑक्टाहेड्रल वॉइड कब बनता है, टेट्राहेड्रल वॉइड कब बनते हैं। तो आपको ये फिगर को देखकर समझना था कि यहां पे देखो ये 3 और ऊपर में उल्टा 3, ये आपको मिलकर क्या बनाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। तो यहां ऑक्टाहेड्रल वॉइड बन रहा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के केस में आपको लिमिटिंग रेडियस रेशियो पता है, अनायन का रेडियस दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं कटायन के रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं बहुत ही इजीली। तो हम इजीली जो है यहां पे कैलकुलेट कर सकते हैं क्या, तो आपका केटायन का रेडियस, क्योंकि ऑक्टाहेड्रल वॉइड हमें फिगर से दे दिया गया है, जैसे ऑक्टाहेड्रल वॉइड पता चला हमें लिमिटिंग रेडियस रेशियो पता है, अनायन का रेडियस दिया गया है, तो हम क्या कर सकते हैं कटायन का रेडियस निकाल सकते हैं। ऑक्टाहेड्रल वॉइड के लिए लिमिटिंग रेडियस रेशियो पता है, अनायन का रेडियस पता है, तो हम क्या कर सकते हैं इजीली कटायन के रेडियस को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, एक कंपाउंड MpXQ हैज क्यूबिक क्लोज पैकिंग अरेंजमेंट ऑफ X। ठीक है,
हैज क्यूबिक अरेंजमेंट ऑफ इट्स यूनिट सेल स्ट्रक्चर इज शोन बिलो द एम्पियर। अब देखो सब देख सकते हो यार, इस फिगर को देखो, आपको क्या दिख रहा है, m कहां कहां है, तो m आपको दिख रहा है, x कहां कहां है, तो x डार्क वाला जो है वो हमें कॉर्नर पे दिख रहा, 8 कॉर्नर पे, और x कहां है, तो और x हमें कहां दिख रहा यार, तो हमें सारे फेस सेंटर पे दिख रहा ना, तो और ये हमारा कहां है, 6 फेस सेंटर पे, ठीक है। तो आपको पता है अगर x हमारा एफसीसी फॉर्म कर रहा तो नंबर ऑफ x इन 1 यूनिट सेल क्या होगा, 4 हो जाएगा, क्योंकि कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में 1/8 होता है, फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में आपका हाफ होता है। चलिए अब अगर मैं m की बात करूं, m कहां कहां है, तो m हम देख सकते हैं कि हमारा सिर्फ और सिर्फ 4 एज सेंटर पे है। m कहां कहां है, 4 एज सेंटर पे है। देखो यहां पे देखोगे बेटा, ये एक एज सेंटर हुआ, एक ये एज सेंटर हुआ, एक ये एज सेंटर हुआ, एक ये एज सेंटर हुआ। तो आपका जो हमारा m है वो सिर्फ एक क्यूब में 12 एज होते हैं, लेकिन m सिर्फ 4 एज सेंटर पे है। और साथ में आप देख सकते हो फेस सेंटर वाली जो लाइन है, अगर ऊपर और नीचे वाली, ये कहां कट करेगा, बॉडी सेंटर पे। तो m हमारा एक बॉडी सेंटर पे भी है। m कहां है, तो m हमारा बॉडी सेंटर पे भी प्रेजेंट है। तो आप देख सकते हो m कहां है, तो एक बॉडी सेंटर पे प्रेजेंट है। अब ध्यान दो, आपको पता है एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन एक यूनिट सेल में कितना होता है, तो एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन जो है एक यूनिट सेल में 1/4 होता है, क्योंकि एज सेंटर वाले जो एटम्स होते हैं बेटा, एज सेंटर वाले एटम्स 4 यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं, एक इस लेफ्ट वाला, ऐसे ही 2 ऊपर होंगे, है ना। तो और बॉडी सेंटर वाले एटम एक यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं, तो m का नंबर 2 और x का नंबर 4 आया। अगर हमें फॉर्मूला बताना है तो हमें क्या करना होगा, m और x का रेशियो निकालना होगा। m 2 है, x 4 है, तो ये रेशियो 1:2 आया। इसका मतलब फॉर्मूला क्या होगा, तो आप देख सकते हो फॉर्मूला हमारा mx2 हो जाएगा। mx2 का मतलब आंसर विल बी बी। mx2 रेशियो 1:2 आ रहा, तो रेशियो 1:2 आने का मतलब क्या हुआ, फॉर्मूला जो होगा वो हमारा mx2 हो जाएगा। हम यहां फिगर से ही सारी चीजें देख सकते हैं कि x जो डार्क स्फीयर दिया गया है ना, ब्लैक स्फीयर दिया गया, वो कॉर्नर पे है और 6 फेस सेंटर पे है। तो एफसीसी फॉर्म कर रहा, तो एक यूनिट सेल में 4 x के एटम होंगे। m जो है वो हमारा 4 एज सेंटर पे है, एक बॉडी सेंटर पे है, तो एज सेंटर के वजह से m के एक एटम होंगे एक यूनिट सेल में, और बॉडी सेंटर के वजह से एक होंगे, यानी टोटल m के 2 एटम होंगे। m और x का रेशियो 1:2 आएगा, और इस तरह से हमारा आंसर mx2 हो जाएगा फॉर्मूला। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। The packing efficiency of the 2-dimensional square unit cell shown below is। अब देखो ये बहुत ट्रिकी क्वेश्चन हो गया यार। बहुत ट्रिकी क्वेश्चन क्यों है, क्योंकि हम पैकिंग इफिशियंसी जो हमने पढ़ा हुआ है, जैसे मान लो सिंपल क्यूबिक का 52% होता है ना, बॉडी सेंटर का 68% होता है, एफसीसी और एससीपी का परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी 74% होता है। तो ये सब हमने पढ़ा हुआ है पैकिंग इफिशियंसी का परसेंटेज। तो ये जो हमने पढ़ा हुआ है वो हमने आपका 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर का कैलकुलेट किया था। यहां पे ध्यान देंगे, 3D में हम पैकिंग इफिशियंसी कैसे निकालते हैं, तो पैकिंग इफिशियंसी हम निकालते हैं, परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी होता है वॉल्यूम ऑफ एटम बाय वॉल्यूम ऑफ बेसिकली स्ट्रक्चर, है ना। अगर हम 2D की बात करें तो परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी 2 डायमेंशनल में एरिया वाइज निकालेंगे, एरिया ऑफ एटम बाय एरिया ऑफ स्ट्रक्चर। 1D में हमारा परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी जो होगा वो क्या होगा, लेंथ ऑफ जो भी होगा सब्सटेंस, है ना, बाय लेंथ ऑफ स्ट्रक्चर। तो 1D में हमें पैकिंग इफिशियंसी लेंथ बाय लेंथ निकालनी है, और हमारा 2D में एरिया बाय एरिया निकालना है,
और अगर हम बात करें 3D में तो हमारा परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम निकलेगा। तो ये आपको यही कॉन्सेप्ट यहां पे ध्यान रखना है कि अगर हमें 2 डायमेंशन में अगर परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी पूछा जा रहा तो हमें एरिया बाय एरिया निकालना होगा। अब चलिए यहां पे हम इसको देखते हैं। आप यहां पे हम क्या देख रहे हैं कि एटम्स जो हैं वो हमारा डायगोनल के अलोंग टच कर रहा। अब आपको पता है इसका रेडियस आर, यहां पे सेंटर है आर, आर और ये आर। अगर ये लेंथ एल है और ये स्क्वायर है तो आप यहां से देख सकते हो क्या कि हमारा डायगोनल का लेंथ कितना होता है, √2l पाइथागोरस थ्योरम से। ये एल है, ये एल है, तो आपको पता है डायगोनल का जो हमारा लेंथ होगा वो √2l होगा। और अगर हम एटम के रेडियस से कैलकुलेट करें तो डायगोनल का लेंथ कितना है, 4r। यहां से आप देख सकते हो l इक्वल टू आ गया 2√2r। अब लेंथ और रेडियस का जब हमारा रिलेशन आ गया तो हम इजीली परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी निकाल सकते हैं। परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी क्या होगा, तो आपको पता है एरिया निकालना होगा। अब देखो एक एटम कितने यूनिट सेल से शेयर्ड होगा, 4। 2D की बात कर रहे हैं तो 2D में एक ये होगा, एक ये होगा। देखो ये कॉर्नर वाले जो एटम हैं वो 4 यूनिट सेल से शेयर्ड हैं। आप देख सकते हो एक यूनिट सेल में इनका कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 का। तो अगर एक कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/4 का है तो 4 कॉर्नर हैं, 4 कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होगा। देखो एक का कंट्रीब्यूशन, एटम का रेडियस होता है πr²। कॉर्नर वाले कितने एटम हैं बताओ यार, कॉर्नर वाले कितने एटम है बेटा। कॉर्नर वाले मैं बात करूं तो 4 एटम है। कॉर्नर वाला का कंट्रीब्यूशन कितना है, 1/4 का, और एटम का एरिया होता है πr²। चलिए अब अगर बात करें हम, ये बॉडी सेंटर पे जो एटम है उसका कितने एटम है, एक एटम है, उसका कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1 होता है। इसका एरिया कितना होगा, πr² डिवाइडेड बाय स्ट्रक्चर का एरिया। स्ट्रक्चर का एरिया क्या होगा, l²। तो यहां से आप देख सकते हो l की वैल्यू 2√2 के r के बराबर है। अगर इसको आप पुट करो तो ये हमारा आ गया 2πr² इंटू 100, तो इंटू 100 ये हो गया परसेंटेज पैकिंग इफिशियंसी बाई l²। l की वैल्यू अगर हम पुट कर दें, l की वैल्यू अगर हम पुट कर दें कितना, 2√2r का स्क्वायर। तो यहां देखो r² कैंसिल, नीचे हमारा 4, 2√2 8 आ जाएगा, तो r² कैंसिल, 425 पाई आ रहा, 25 पाई, यानी आप इसका कैलकुलेशन देख सकते हो 25 पाई, पाई का वैल्यू 22/7। तो ये हमारा कितना आ जाएगा, 100 550/7। ये कितना आ रहा, 7608405 कुछ इतना आ रहा, 78.54%, यानी आंसर हमारा डी हो जाएगा। क्या क्वेश्चन समझ में आया यार, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था यार। मैंने बोला आपको बेटा कि अगर हमें 2 डायमेंशन दिया गया है तो 2 डायमेंशन में तो हम वॉल्यूम ले नहीं सकते ना, वॉल्यूम हमारा 3D स्पेस होता है। 2 डायमेंशन में 2D दिया गया है तो हम वॉल्यूम नहीं ले सकता, हमें एरिया लेना होगा, है ना। एरिया हमारा 2D स्पेस होता है, लेंथ हमारा 1D स्पेस होता है। तो 2 डायमेंशनल मतलब हमें एरिया लेना होगा। एटम कितने हैं, इफेक्टिव एटम इस स्क्वायर में कितने हैं, 2 हैं। क्यों, क्योंकि आपका कॉर्नर पे एटम 4 है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन यहां पे 1/4 है, 2D की बात हम कर रहे हैं, और एक हमारा बॉडी सेंटर पे है, बॉडी सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 है। तो इफेक्टिव एटम हमारा एक स्क्वायर में 2 है, और एटम का एरिया πr² होगा। r, और अगर बात करें हम स्ट्रक्चर का एरिया तो वो l² होगा। l और r में हमने रिलेशन बताया, उसको हम पुट करेंगे, हमारा डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 78.55। तो क्या इसको हम इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं, तो कर सकते हैं यार। हमारा आंसर जो होगा वो सिंपली क्या होगा, डी हो जाएगा।
अगले क्वेश्चन पे आते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यार। 3D ध्यान रखेंगे, 3D अगर 3D में पूछा जाए तो वॉल्यूम बाय वॉल्यूम लेना है, यानी एटम का वॉल्यूम बाय स्ट्रक्चर का वॉल्यूम। 2D होगा तो एरिया ऑफ एटम बाय एरिया ऑफ स्ट्रक्चर, यानी जो भी हमारा दिया हुआ है। लेंथ अगर 1D की बात करें तो लेंथ बाय लेंथ लेना होगा, है ना। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं यार। अगला क्वेश्चन हमें क्या दिया गया है, ए सब्सटेंस AXBY crystallizes in a face centered cubic lattice in which A atom occupy each corner of the cube and B atom occupy the center of each face of the cube. Identify the correct composition of the substance AXBY. बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार। अगर हमारा एक कॉर्नर पे है और एक क्यूब में 8 कॉर्नर होते हैं, तो आपको पता है नंबर ऑफ ए क्या होगा। तो ए कितने कॉर्नर पे है, 8 कॉर्नर पे। एक क्यूब में कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन कितना होता है, 1/8। क्यों? क्योंकि कॉर्नर वाले जो एटम होते हैं वो 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, इसलिए एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/8 का होगा, और इस तरह से हमारा ए का नंबर 1 हो जाएगा। अब अगर हम बी की बात करें, तो बी कहां है, तो बी बोल रहा ऑक्यूपाई द सेंटर ऑफ ईच फेस। एक क्यूब में 6 फेस होते हैं, तो बी हमारा 6 फेस सेंटर पे होगा। अब बी 6 फेस सेंटर पे होगा तो आपको पता है यार नंबर ऑफ बी क्या होंगे, तो बी हमारा 6 फेस सेंटर पे है, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन हाफ होता है, क्योंकि फेस सेंटर वाले एटम्स जो होते हैं वो 2 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, तो एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/2 का होगा। तो ए और बी का नंबर पता चल गया। अगर हमें फॉर्मूला बताना है तो ए और बी का रेशियो कैलकुलेट करेंगे। ये रेशियो 1:3 आया, मतलब फॉर्मूला क्या होगा, फॉर्मूला हमारा हो जाएगा AB3, यानी आंसर जो होगा वो हमारा सिंपली ए हो जाएगा। क्लियर है? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन हमें क्या दे रहा, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा इन ए सॉलिड AB हैविंग द NaCl structure A, atoms occupy the corner of the cubic unit cell if all the face center atoms along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid is। अब देखो ये क्वेश्चन बहुत ही इंटरेस्टिंग है बेटा, अगर आप इसको अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो डेफिनेटली आप इसमें कुछ ना कुछ गलतियां करोगे। मेरा कहने का क्या मतलब है, अगर कह रहा इन ए सॉलिड AB हैविंग द NaCl स्ट्रक्चर, AB का स्ट्रक्चर कैसा है, NaCl के जैसा। अब NaCl के स्ट्रक्चर में आपको क्या क्या पता है, NaCl के स्ट्रक्चर में, NaCl स्ट्रक्चर में हमें क्या पता है, तो हमें बेसिकली ये पता है कि अगर हमारा Cl माइनस बेसिकली FCC फॉर्म करेगा तो Na+ कहां होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे, या इसी का उल्टा कर दें, इसी का उल्टा कर देते हैं। इसका उल्टा का मतलब क्या हुआ, अगर हमारा Cl माइनस ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होगा तो Na+ क्या कर रहा होगा, FCC फॉर्म कर रहा होगा, है ना। बेसिकली उल्टा होता है, Cl माइनस हमारा FCC फॉर्म करता है और Na+ हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होता है, क्योंकि हमें पता है केटायन का साइज छोटा होता है, इसलिए केटायन को हम क्या करते हैं, वॉइड पे प्लेस करते हैं। क्यों? क्योंकि केटायन को अगर हम वॉइड पे प्लेस नहीं करेंगे तो रेडियस रेशियो 1 से बड़ा हो जाएगा। यही रीजन है कि केटायन को जनरली हम क्या करते हैं, वॉइड पे प्लेस करते हैं। लेकिन अब कह रहा ए और एटम ऑक्यूपाई द कॉर्नर, कॉर्नर का मतलब क्या हुआ, वो FCC फॉर्म कर रहा होगा। तो इसका क्या मतलब हुआ, अगर एक कॉर्नर पे है तो जो कॉर्नर पे होगा वही होता है फेस सेंटर पे। इसका मतलब ए जो है वो हमारा 8 कॉर्नर पे होगा और 6 फेस सेंटर पे होगा। क्या मेरी बातें समझ में आ रही है? मैंने कहा NaCl टाइप स्ट्रक्चर में क्या होता है, जो आयन कॉर्नर पे होता है वही आयन हमारा जो होता है वो फेस सेंटर पे होता है। तो अगर ए के बारे में कहा जा रहा कि ए जो है वो कॉर्नर पे है, इसका मतलब ए ही हमारा फेस सेंटर पे होगा।
अब ये क्लियर हो गया ए के बारे में, तो बी के बारे में हम बोल सकते हैं। ये हमारा कहां होगा, ये हमारा 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे होगा। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का पोजीशन कहां होता है, तो 12 एज सेंटर एंड बी कहां होगा, ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां कहां होते हैं, तो 12 एज सेंटर एंड 1 बॉडी सेंटर, 1 बॉडी सेंटर। चलिए ये होता है, ये सिस्टम हमने देख लिया। अब आगे कह रहा, इफ ऑल द फेस सेंटर एटम्स अलोंग वन ऑफ द एक्सिसेस आर रिमूव्ड, अगर एक एक्सिस से सारे के सारे फेस सेंटर एटम्स को हम रिमूव कर दे तो आपका स्टाइकोमेट्री क्या होगा, पहले समझेंगे बेटा। मान लो हमारा ये एफसीसी है, ये हमारा एफसीसी स्ट्रक्चर है। अब कह रहा एक एक्सिस से, मान लो ये एक्सिस है, अब इस एक्सिस से हम क्या करेंगे, सारे फेस सेंटर वाले एटम्स को रिमूव कर देंगे। तो एक एक्सिस में कितने फेस सेंटर के एटम्स होंगे, 2 होंगे। एक एक्सिस में कितने फेस सेंटर के एटम्स होंगे यार, 2 होंगे। देखो एक एक्सिस पे 2 फेस सेंटर के एटम्स होंगे, इसका क्या मतलब हुआ बताओ भाई। If all the face center atoms along one of the axes are removed, then the resultant stoichiometry of the solid। अब ध्यान दो, आफ्टर रिमूवल, अगर हम रिमूव कर दें तो रिमूवल के बाद क्या होगा, आफ्टर रिमूवल ए कहां होगा, तो ए होगा हमारा 8 कॉर्नर पे, और 6 फेस सेंटर में 2 फेस सेंटर वाले एटम्स हमने रिमूव कर दिए, तो ए कहां होगा, 4 फेस सेंटर पे, पहले 6 पे था लेकिन 2 फेस सेंटर वाले एटम्स को हमने रिमूव कर दिया। बी कहां होता है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स पे। ऑक्टाहेड्रल वॉइड कहां होंगे, तो 12 एज सेंटर और 1 बॉडी सेंटर, यही होगा। चलिए अब यहां पे देखेंगे हम कैलकुलेशन को कैसे करेंगे। बहुत सिंपल है यार, बहुत सिंपल कैलकुलेशन है। वो क्या है, अगर हम नंबर ऑफ ए कैलकुलेट करें तो ए हमारा 8 कॉर्नर पे है, कॉर्नर का कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है, क्योंकि कॉर्नर वाले एटम 8 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं। चलिए ए हमारा 4 फेस सेंटर पे है, और फेस सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1 यूनिट सेल में हाफ होता है, क्योंकि फेस सेंटर वाले जो एटम्स होते हैं वो 2 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं। यानी ए का जो नंबर आया ये हमारा आया 3। चलिए अब हम नंबर ऑफ बी कैलकुलेट करते हैं। बी कहां कहां है, 12 एज सेंटर पे। एज सेंटर वाले जो एटम्स होते हैं वो 4 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, इसलिए 1 यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 होता है। और बी कहां है, बॉडी सेंटर पे। बॉडी सेंटर वाले एटम सिर्फ 1 यूनिट सेल के अंदर होते हैं, इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन 1 होता है, और बी का नंबर आ गया 4। तो आप देख सकते हो ए और बी का रेशियो क्या आया, 3:4। मतलब फॉर्मूला क्या होगा, A3B4। देखो बेटा एक लाइन का क्वेश्चन था, मैंने आपको समझाने के लिए इतनी प्रोसेसेस की हैं जिससे आपको चीजें इजीली समझ में आए। इसको नोट डाउन करोगे, जिनको चीजें थोड़ी स्लो लगेगी वो अपने पेस पे यार स्पीड बढ़ाकर चीजों को देख लोगे, बहुत ऑब्वियस है ना। लेकिन मैं एक्सपेक्ट करता हूं कि आप हर बच्चा जो स्लो भी है उसको चीजें समझ में आए कि हो क्या रहा। आपको पता है NaCl टाइप स्ट्रक्चर में क्या होगा, जो एटम कॉर्नर पे होगा वही हमारा फेस सेंटर पे होगा, और जो हमारा एज सेंटर पे होगा वही हमारा बॉडी सेंटर पे होगा। तो आपको हिंट दे दिया गया कि ए हमारा कॉर्नर पे है, मतलब ए ही फेस सेंटर पे होगा। एक एक्सिस में आपका 2 फेस सेंटर आएगा, तो एक एक्सिस से अगर 2 फेस सेंटर को रिमूव कर देंगे तो क्या होगा, तो आपको पता है पहले 6 फेस सेंटर पे ए था, अब 4 पे होगा। तो ए का पहले इफेक्टिव नंबर ऑफ एटम 4 था, अब 3 हो जाएगा। बी में कोई चेंजेस हुआ नहीं, तो बी पहले भी 4 था, अभी भी 4 है, तो ए और बी का रेशियो 3:4 होगा। मतलब हमारा आंसर A3B4 हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं यार, नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर इज। अब देखो ये तो डायरेक्ट बताया हुआ है यार, FCC
एंड HCP के केस में क्या बताया गया था कि आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हमारा 12 होता है। आपको यह भी बताया गया था यार बॉडी सेंटर के केस में, बॉडी सेंटर के केस में आपका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो हमारा कितना होता है, ये हमारा 8 होता है। बताया गया ना यार, बताया गया कि नहीं बताया गया है? तो ये सारी चीजें ये डायरेक्ट कह रहा द कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ए मेटल क्रिस्टलाइजिंग इन ए हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। अगर कोई भी मेटल अगर हमारा हेक्सागोनल क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर बनाता है तो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा। एफसीसी का भी पूछा जाता तब भी कोऑर्डिनेशन नंबर 12 ही होगा। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा, सीजियम ब्रोमाइड हैज बीसीसी स्ट्रक्चर विथ एज लेंथ 4.3। ठीक है, एज लेंथ दिया गया है। द शॉर्टेस्ट इंटर आयोनिक डिस्टेंस बिटवीन सीजियम प्लस एंड Br माइनस इज। अब देखो ध्यान दो, आपको सीजियम ब्रोमाइड का स्ट्रक्चर बताया गया था सम इंपॉर्टेंट आयनिक क्रिस्टल में, और मैंने आपको बताया था कि इसमें होता क्या है। सीजियम ब्रोमाइड के केस में होता क्या है, मान लो हमने कॉर्नर पे बेसिकली क्या रख दिया, तो कॉर्नर पे हमने रख दिया सीजियम प्लस को, कॉर्नर पे हमने क्या रख दिया, सीजियम प्लस को। चलिए अब Br माइनस को हमें कहां रखना होगा, तो Br माइनस को हमें रखना होगा ऑक्टाहेड सॉरी बॉडी सेंटर पे। तो ये हमारा यहां पे है हमारा Cl माइनस, यही होता है स्ट्रक्चर। और हमने ये भी बताया था कि सीजियम ब्रोमाइड के केस में एटम्स जो होते हैं वो बेसिकली आपका बॉडी डायगोनल के अलोंग एक दूसरे को टच करते हैं। एटम्स एक दूसरे को किसके अलोंग टच करते हैं यार, बॉडी डायगोनल के अलोंग। इसका मतलब क्या हुआ, लेट्स से ये हमारा येलो वाला अगर सीजियम प्लस है तो इसको हम R प्लस कहेंगे, इसको भी क्या कहेंगे, R प्लस कहेंगे, और इसको क्या कहेंगे, R माइनस R माइनस। अगर ये बॉडी डायगोनल है तो बॉडी डायगोनल के अलोंग एटम टच करते हैं इन केस ऑफ सीजियम ब्रोमाइड टाइप स्ट्रक्चर। सीजियम ब्रोमाइड टाइप का स्ट्रक्चर है तो केटायन और अनायन एक दूसरे को किसके अलोंग टच करते हैं, बॉडी डायगोनल के अलोंग। यानी बॉडी डायगोनल का लेंथ √3 है, ए है, और अगर एटम एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, R प्लस प्लस R माइनस प्लस R माइनस प्लस R प्लस इक्वल टू √3a। यहां से हम देखें तो 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू आया √3a, और यहां से हम देख सकते हैं R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू हो जाएगा √3a/2। अब देखो √3a का वैल्यू 1.732, एज लेंथ हमें कितना दिया गया है 4.3/2। तो ये देखो हमारा कुछ क्या आ जाएगा 2.15, तो 1.73 से जस्ट ज्यादा, यानी ये हमारा कुछ आ रहा है 1.86 के अराउंड, सॉरी 2 है ना, तो 3.72 के अराउंड आ जाएगा। इसको कैलकुलेट कर लोगे, यही तो आपसे पूछा जा रहा ना आपके क्वेश्चन में कि द शॉर्टेस्ट इंटर आयनिक डिस्टेंस बिटवीन सीजियम प्लस एंड ब्रोमाइड आयन, यानी आपको सीजियम आयन और ब्रोमाइड आयन के बीच का डिस्टेंस पूछा जा रहा, और ये डिस्टेंस क्या होगा R प्लस प्लस R माइनस। R प्लस प्लस R माइनस का वैल्यू जो है वो हमारा आ रहा 3.72, तो आंसर हमारा कितना हो जाएगा 3.72। क्लियर है यार, इसमें कौन सी बातें हमारे लिए इंपॉर्टेंट थी, तो सीजियम ब्रोमाइड स्ट्रक्चर हमारा बीसीसी में क्या होता है, एक आयन हमारा कॉर्नर पे होता है, दूसरा आयन बॉडी सेंटर पे होता है। आयन से एक दूसरे को बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करते हैं, तो बॉडी डायगोनल के अलोंग टच करते हैं, बॉडी डायगोनल का लेंथ कितना होता है √3a। अगर ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो हम ये कह सकते हैं 2 इंटू R प्लस प्लस R माइनस इक्वल टू √3a। ये रिलेशन मैंने सीजियम ब्रोमाइड टाइप स्ट्रक्चर के लिए बताया भी था। अब ध्यान दो, आपको यहां पे बताया गया, यहां से हम क्या करेंगे R प्लस और R माइनस का वैल्यू निकाल लेंगे। हमें बस ये रिलेशन जानना चाहिए था, क्योंकि आपके क्वेश्चन में ये पूछा जा रहा, एज लेंथ दिया गया है, तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, बस आपको
वो कॉन्सेप्ट पता हो कि बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर जो कि सीजियम क्लोराइड का होता है, उस केस में एटम्स एक दूसरे को किसके अलोंग टच करते हैं और केटायन और अनायन का रेडियस और एज लेंथ के बीच क्या रिलेशन होता है, ये बस हमें पता हो तो हम क्वेश्चन को क्या कर सकते थे, इजिली सॉल्व कर सकते थे। आगे बढ़ते हैं यार, अगला क्वेश्चन, ये बहुत ही बड़ा क्वेश्चन देखकर डरोगे नहीं, पहले पढ़ते हैं यार क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा। कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के यार एडवांस के भी मिक्स कर दिए हैं आपके कॉन्सेप्ट को अच्छा करने के लिए, है ना, तो डरना नहीं है। चलिए, कुछ क्वेश्चन मैंने जानबूझ के इन्वॉल्व किया हुआ है। कंसिडर एन आयनिक सॉलिड MX विथ NaCl स्ट्रक्चर, कंस्ट्रक्ट ए न्यू स्ट्रक्चर Z whose unit cell is constructed from the unit cell of MX following the sequential instruction given below, neglect the charge balance। यानी हम जनरली क्या मानते हैं कि आयनिक सॉलिड का जो चार्ज होता है वो न्यूट्रल होगा, क्योंकि वो सॉल्ट होता है तो सॉल्ट का नेट चार्ज 0 होता है। तो आपके क्वेश्चन में कहा जा रहा है ये नेग्लेक्ट करना है कि चार्ज बैलेंस नहीं है, इस चीज पे नहीं सोचना, आपको बस जो बोला जा रहा है वो करना है। अब बोला क्या जा रहा, क्या रहा, एक MX जो सॉलिड है इसका स्ट्रक्चर NaCl जैसा है। अब इसमें MX के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, MX के स्ट्रक्चर में क्या किए जा रहे हैं, कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं, और उस चेंज को ये 4 स्टेप से गुजारा जा रहा। जब उस स्टेप को 4 स्टेप से गुजारा जाएगा तब क्या होगा, उसके बाद जो फाइनल आएगा वो हमारा जेड स्ट्रक्चर होगा, और जेड स्ट्रक्चर के केस में हमें अनायन और कटायन के रेशियो बताना है। ठीक है, क्वेश्चन समझे कि नहीं समझे मैं क्या कह रहा हूं। कहा जा रहा एक सॉलिड MX है जिसका स्ट्रक्चर NaCl जैसा है। अब MX के स्ट्रक्चर में कुछ चेंजेस किए जा रहे हैं अलग अलग स्टेप के थ्रू। तो जब सारे चेंजेस कर दिए जाएंगे, ये चारों स्टेप में सभी चेंजेस कर दिए जाएंगे, तो जो फाइनल चेंज के बाद जो स्ट्रक्चर आएगा उसको हम जेड स्ट्रक्चर कहेंगे, और उस जेड स्ट्रक्चर में कटायन और अनायन और कटायन का रेशियो बताना है, और इन सभी बातों में चार्ज बैलेंस को नेग्लेक्ट करना है। क्वेश्चन समझ में आ गया मेरे ख्याल से आपको। मैंने क्या बोला, सिंपल, MX एक सॉलिड है जिसका स्ट्रक्चर NaCl जैसा है। MX को 4 चेंजेस से गुजारा जा रहा, सभी चेंजेस के बाद जो फाइनल स्ट्रक्चर बन रहा वो फाइनल स्ट्रक्चर हमारा Z है, और Z जब बन गया उस केस में अनायन और कटायन का रेशियो बताना है। चलिए पढ़ते हैं क्वेश्चन। क्या रहा, रिमूव ऑल दी अनायंस एक्सेप्ट द सेंटर वन। सबसे पहले देखते हैं, रिमूव द ऑल दी अनायंस X एक्सेप्ट द सेंटर वन, इसका मतलब अनायन जो है वो हमारा सेंटर पे है। तो मैंने अभी आपको बताया था NaCl के केस में क्या होता है, जो हमारा कॉर्नर पे होता है वही हमारा फेस सेंटर पे होता है, और जो हमारा एज सेंटर पे होता है वही बॉडी सेंटर पे होता है। तो अगर कहा जा रहा अनायन X जो है वो हमें रिमूव किया जा रहा सेंटर वन यानी बॉडी सेंटर को छोड़कर, इसका मतलब क्या हुआ, अनायन यानी MX सॉलिड में अनायन जो X माइनस है वो बेसिकली कहां है, तो वो हमारा है एज सेंटर। यानी एज सेंटर कितने होते हैं, 12 एज सेंटर होते हैं, और एक बॉडी सेंटर होता है, एक बॉडी सेंटर। यहां पे हमारा अनायन X माइनस प्रेजेंट था। अब चलिए M प्लस अगर X माइनस एज सेंटर और बॉडी सेंटर यानी कि ऑक्टाहेड्रल वाइड पे हैं, तो M प्लस का होगा, M प्लस हमारा FCC फॉर्म कर रहा होगा। FCC फॉर्म करने का मतलब ये क्या हुआ, ये हमारा 8 कॉर्नर पे होगा, 8 कॉर्नर पे होगा प्लस, और ये कहां होगा, तो ये हमारा होगा 6 फेस सेंटर पे। चलिए अब ये हमें तो पता चल गया कि अनायन और कटायन क्या कहां प्रेजेंट है। चलिए चेंजेस 1 को देखते हैं। चेंजेस 1 में क्या कहा जा रहा, रिमूव ऑल दी अनायंस X एक्सेप्ट द सेंटर वन, यानी सारे अनायंस X को हटा दिया गया सेंटर वन को छोड़कर। तो ध्यान दीजिए, सबसे पहले अगर देखें तो M कितना था, X माइनस पहले कितना था, तो नंबर ऑफ X माइनस पहले 4 था, और नंबर ऑफ M प्लस भी 4 था, जो कि NaCl के केस में भी होता है। एक यूनिट सेल में 4-4 आयन होते हैं, तो यहां भी
एक यूनिट सेल में x माइनस 4 था और m प्लस भी कितना था, 4 था। कैलकुलेशन आपको पता है, एज सेंटर का कंट्रीब्यूशन 1/4, बॉडी सेंटर का 1, कॉर्नर का 1/8, फेस सेंटर का हाफ। कैलकुलेट कर लोगे, यही आएगा। अब चलिए, अब कहा जा रहा अनायंस x को सेंटर को छोड़कर सारी जगह से हटा दिया गया। तो भाई एज सेंटर के कारण 3 एटम थे, x माइनस के 3 एटम एज सेंटर के वजह से थे और 1 एटम बॉडी सेंटर के वजह से था। m प्लस का 1 एटम कॉर्नर के वजह से था और 3 एटम फेस सेंटर के वजह से था। तो जब कहा जा रहा रिमूव ऑल दी अनायंस एक्सेप्ट द सेंटर वन, यानी सारे एज सेंटर से x माइनस को हटा दिया गया, तो आपको पता है उस केस में x माइनस का नंबर 1 हो गया और m प्लस हमारा एज इट इज 4 रह गया, क्योंकि केटायन में कोई चेंज नहीं किया गया। ठीक है, अब चेंजेस 2 को देखते हैं यार। चेंजेस 2 क्या हो रहा, आफ्टर चेंजेस 1 x माइनस का नंबर 1 हो गया, m प्लस का नंबर 4 हो गया। रिप्लेस ऑल द फेस सेंटर कटायंस बाय अनायंस x। अब कह रहा जहां जहां केटायन जितने भी फेस सेंटर पे थे उसको अनायन से रिप्लेस कर दिया गया। तो ध्यान दो, फेस सेंटर के वजह से 3 एटम होते हैं, तो 3 एटम होते हैं, तो अगर केटायन को हटा दिया गया तो केटायन पहले 4 था और फेस सेंटर से केटायन को हटा दिया गया तो केटायन कितना बचा, 1 बचा। ये x माइनस कैसे आया था वो तो आप जान रहे हो ना, x माइनस हमारा कैसे आया था, 4 और एज सेंटर से 3 एटम को हटा दिया गया तो बॉडी सेंटर का सिर्फ 1 एटम बता। अब दूसरे चेंजेस में कह रहा कि m प्लस जो है केटायन उसका सारे फेस सेंटर को अनायन से रिप्लेस कर दिया गया, यानी अनायन अगर m प्लस सारे केटायन को अनायन से रिप्लेस किया गया तो 3 फेस सेंटर के एटम जहां m प्लस था उसको हटाकर वहां अनायन रख दिया गया, यानी अनायंस का नंबर ऑफ एटम अब 1 था, 1 से वो 3 बढ़कर कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चलिए अब हम चेंजेस 3 को फोकस करते हैं। 3 में क्या कह रहा, रिमूव ऑल दी कॉर्नर कटायंस। अब ध्यान दो, कॉर्नर पे कितने कटायन हैं, कॉर्नर के वजह से 1 कटायन होता है, अगर उसको भी हटा दिया गया तो m प्लस आफ्टर सेकेंड चेंजेस 1 था और 1 को में से कॉर्नर पे हटा दिया गया तो बचा कितना, 0। अब चलिए x माइनस, तो x माइनस में थर्ड केस में x माइनस में कोई चेंज नहीं किया गया, तो x माइनस पहले भी 4 था, अभी भी 4 होगा। अब हम चेंजेस 4 पे आते हैं। चेंजेस 4 क्या कह रहा, रिप्लेस द सेंट्रल अनायन विथ कटायन। सेंटर बॉडी सेंटर पे एक कंट्रीब्यूशन होता है, वहां पे अनायन को हटाकर कटायन रख दिया गया, यानी कटायन रखा गया बॉडी सेंटर पे तो कटायन का नंबर 1 से बढ़ जाएगा। पहले ये 0 था, अब 1 बढ़ गया, 1 हो गया। x माइनस चूंकि कटायन रखा गया तो किसको हटाया गया, अनायन को, तो अनायन का नंबर 1 कम हो जाएगा। अनायन पहले 4 था, 1 कम हुआ, 3 हुआ। अब फाइनल 4th चेंजेस में अनायन का नंबर 3 है, कटायन का नंबर 1 है, रेशियो कितना होगा, तो ये रेशियो हमारा 3 आ जाएगा। क्या आपने समझा ये पूरा क्वेश्चन? मैं फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं यार, हमें क्या दिया गया है, हमें बोला जा रहा था कि एक आयनिक सॉलिड MX है जिसका स्ट्रक्चर NaCl के स्ट्रक्चर जैसा है। अब यहां पे बोला जा रहा कि इस MX वाले स्ट्रक्चर को 4 चेंजेस से गुजारा जा रहा। आफ्टर 4th चेंजेस जो हमें स्ट्रक्चर मिलेगा उसको हम जेड स्ट्रक्चर कहेंगे और जेड स्ट्रक्चर में अनायन और कटायन के नंबर का रेशियो बताना है। और यह भी कहा जा रहा था चार्ज बैलेंस को नेग्लेक्ट करना है, यानी कि एक आयनिक कंपाउंड में नेट चार्ज 0 होता है, जो कि इस कंडीशन में आपको चार्ज को कंसीडर नहीं करना है। तो मैंने बोला अगर हमारा कह रहा पहले केस में रिमूव ऑल दी अनायंस x एक्सेप्ट द सेंटर वन, यानी x बॉडी सेंटर पे है और आपको पता है NaCl टाइप स्ट्रक्चर में जो बॉडी सेंटर पे होता है वही एज सेंटर पे होता है, तो x माइनस 12 एज सेंटर पे होगा, 1 बॉडी सेंटर पे होगा, यानी इनिशियली एक यूनिट सेल में x माइनस के 4 एटम होंगे। अब अनायन अगर हमारा ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है तो केटायन क्या कर रहा होगा, FCC फॉर्म कर रहा होगा।
एफसीसी का मतलब कैटायन 8 कॉर्नर पे होंगे और 6 फेस सेंटर पे होंगे, यानी बिफोर चेंजेस अगर हम बात करें तो M+ और X- का नंबर 4 है, जैसे कि NaCl में होता है। अब आपको कहा गया कि पहले केस में कि सारे अनायंस को हटा दो बॉडी सेंटर को छोड़कर, तो बॉडी सेंटर का एक कंट्रीब्यूशन होता है, तो वो एक को छोड़कर सारे अनायन को हटा दो, यानी सिर्फ बॉडी सेंटर को रहने देना है, बाकी सबको हटा देना है। तो 3 अगर 4 एटम थे फेस सेंटर वाले, सॉरी एज सेंटर वाले जो 3 एटम थे उसको हम रिमूव कर देंगे, तो X- के 1 एटम बचेंगे आफ्टर फर्स्ट चेंजेस। M+ में कोई चेंज नहीं किया गया, तो M+ बिफोर चेंज 4 था, आफ्टर चेंज भी 4 होगा। फिर हम सेकेंड चेंजेस पे आए। सेकेंड चेंजेस में क्या कह रहा था, सारे केटायन को अनायन से रिप्लेस कर दिया गया। जब केटायन को अनायन से रिप्लेस करेंगे, कौन से केटायन को, तो फेस सेंटर वाले केटायन। फेस सेंटर वाले केटायन जो होंगे वो 3 ही एटम होते हैं ना फेस सेंटर के वजह से, 6 फेस सेंटर होता है, फेस सेंटर के वजह से 3 केटायन होगा। और अगर केटायन अब 4 था उसको हटा दिया गया 3 एटम को जो फेस सेंटर वाले थे, तो 4 में से 3 गया, बचा कितना, 1, और उसको किससे रिप्लेस किया गया, X- से। तो X- का नंबर 1 था, अब उसको फेस सेंटर पे ला दिया गया, तो X- के 3 एटम बढ़ जाएंगे, यानी कि ये 4 हो जाएगा। फिर मैंने बोला थर्ड में जाए, तो कह रहा कॉर्नर वाले केटायन को रिमूव कर दिया गया, तो आफ्टर सेकेंड चेंजेस केटायन 1 बचा था, उसमें से 1 हटा देंगे तो 0 बचेगा ना यार, और X- में कोई चेंज नहीं किया गया, तो सेकेंड चेंजेस के बाद X- 4 था, तो अभी भी 4 रहेगा। फोर्थ में कह रहा था कि बॉडी सेंटर से अनायन को हटाकर केटायन लगा दो। फोर्थ चेंजेस में क्या कह रहा, फोर्थ चेंजेस में कह रहा कि आपको अनायन को हटाकर किसको लगा देना है, कैटायन, तो कैटायन का नंबर 1 से बढ़ जाएगा, अनायन का 1 से कम हो जाएगा, रेशियो 3 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं, द करेक्ट स्टेटमेंट फॉर क्यूबिक क्लोज पैक्ड 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर इज आर। अब देखो एफसीसी के केस में आपसे पूछा जा रहा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट होगा, तो एफसीसी के केस में आपको पता है कि कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होगा, पैकिंग इफिशियंसी 74% होगी, number of octahedral and tetrahedral voids per atom are 1 and 2 respectively, the unit cell edge length is 2√2 times the radius of the atom। तो फेस सेंटर के केस में एटम्स फेस डायगोनल के लॉन्ग टच करते हैं, तो 4r√2a के बराबर होता है, तो a = 2√2r आ जाता है, तो यानी कि एज लेंथ जो होगा वो रेडियस का 2√2 टाइम्स होगा। तो ये तो बहुत इजी क्वेश्चन है, ये ऑलरेडी आपको कराया गया है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे क्या दिया गया है, बोल रहा इफ द यूनिट सेल ऑफ ए मिनरल हैज क्यूबिक क्लोज पैक्ड स्ट्रक्चर। इसमें कहा जा रहा जहां पे क्यूबिक क्लोज पैक्ड एरे ऑफ ऑक्सीजन एटम, यानी ऑक्सीजन जो एटम है, ऑक्सीजन आयन, वो हमारा कहां पे है, तो ऑक्सीजन जिस पे 2- चार्ज होता है वो हमारा एफसीसी फॉर्म कर रहा। एफसीसी फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, एफसीसी फॉर्म करने का मतलब क्या हुआ, नंबर ऑफ O2- जो होगा एक यूनिट सेल में वो 4 होगा। चलिए आगे कह रहा एल्यूमिनियम आयन कहां है, तो एल्यूमिनियम आयन जो है वो M फ्रैक्शन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है। अब ऑक्टाहेड्रल वॉइड एफसीसी के केस में 4 होता है, तो नंबर ऑफ Al3+ कितना होगा, तो 4 ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं और उसका M फ्रैक्शन कहा जा रहा, यानी ये 4m हो जाएगा। अब चलिए आगे कहा जा रहा एंड N फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वो होल्स ऑक्यूपाइड बाय मैग्नीशियम आयन। मैग्नीशियम आयन पे चार्ज होता है 2+। मैग्नीशियम आयन कहां है, तो ये है हमारा N फ्रैक्शन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड। अब आपको पता है एफसीसी में 8 टेट्राहेड्रल वॉइड होते हैं, और टेट्राहेड्रल वॉइड का कितना फ्रैक्शन पे Mg2+ है, N फ्रैक्शन पे, यानी 8 का N फ्रैक्शन कितना हो जाएगा, 8 × N। अब ये आपका हो गया। अब आपको क्या बताना है, तो M और N की वैल्यू बतानी है। बहुत सिंपल क्वेश्चन है यार, आपको वो कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना है। कोई भी आयनिक कंपाउंड में नेट चार्ज 0 होता है, तो हमें पता है फॉर एन आयनिक कंपाउंड हमें पता है, क्या पता है यार,
तो हमें पता है आयनिक कंपाउंड के केस में नेट चार्ज जीरो होगा, नेट चार्ज जीरो होगा। अब ध्यान दो, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज है? ऑक्सीजन पे -2 चार्ज है। कितने ऑक्सीजन है? 4। तो टोटल चार्ज कितना होगा ऑक्सीजन पे? एक एटम पे -2 चार्ज, तो 4 एटम पे चार्ज कितना होगा? -2 × 4। चलिए प्लस। अब अगर बात करें एल्युमिनियम 3+, एल्युमिनियम 3+ पे कितना चार्ज? +3। एल्युमिनियम के कितने एटम है? तो एल्युमिनियम के 4m एटम है प्लस। Mg2+ पे कितना चार्ज? Mg2+ पे +2 चार्ज। Mg2+ के कितने एटम है? तो Mg2+ के 8n एटम है, इक्वल टू 0। 4 कॉमन है यार, इसको बाहर ला दें तो हमारा क्या आ जाएगा? हमारा आ जाएगा 3m + 4n इक्वल टू 2। हमने कॉमन 4 लेकर बाहर निकाल दिया, तो ये -2 जो लेफ्ट में था राइट में जाएगा तो +2 हो जाएगा। 4 कॉमन निकाला तो ये 3m हो जाएगा। यहां से 4 कॉमन निकाला तो 2 × 2 4n हो जाएगा। यानी हमारा रिलेशन आया 3m + 4n इक्वल टू 2। अब इसमें पुट करके वैल्यू को चेक करना होगा। जैसे पहले ऑप्शन को चेक करना है तो कैसे करोगे? 3 × ½ m हमारा हाफ दिया गया है, n कितना दिया गया है? 1/8। इसको सॉल्व करो, कितना आ रहा? 2 आ रहा। तो यही आंसर हो जाएगा। इसी तरह से आप बी को भी चेक कर लेना अगर चेक करने की इच्छा हो तो। 3m1 दिया गया है, तो ये तो पहले ही 3 हो गया, तो ये तो होगा ही नहीं। m अगर मान लो यहां पे 3m + 4n है, m अगर 1 हो जाए तो 3m तो 3 हो गया, तो इसका वैल्यू 2 से तो ज्यादा ही आएगा ना, तो बी तो चेक करने की जरूरत ही नहीं है। अब सी को चेक करते हैं यार। सी में क्या दिया गया है? m ½ n क्या दिया गया है? ½ तो n ½ दिया गया, तो ये देखो 2 हो गया, तो ये 2+ बड़ा ही होगा, ये भी नहीं होगा। डी ऑप्शन को चेक करेंगे, 3m 1/4 और n जो है वो हमारा कितना है? 1/8। तो ये देख लो 3/2 4 ये हमारा कम आ रहा, 1.25 के करीब आ रहा। तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हमारा ए हो जाएगा। यानी इस क्वेश्चन में जब भी हमारा ऐसा क्वेश्चन हो तो हमें ये पॉइंट ध्यान में रखना है यार कि कोई भी आयनिक कंपाउंड का नेट चार्ज 0 होता है। ऑक्सीजन एफसीसी फॉर्म कर रहा तो उसके एक यूनिट सेल में 4 एटम होंगे। एल्युमिनियम ऑक्टाहेड्रल वॉइड पे है, ऑक्टाहेड्रल वॉइड के m फ्रैक्शन पे है, तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड 4 होता है, m फ्रैक्शन यानी Al3+ का नंबर 4m होगा। Mg2+ टेट्राहेड्रल वॉइड के nth फ्रैक्शन पे है। अगर ऑक्टाहेड्रल वॉइड टेट्राहेड्रल वॉइड 8 होता है और 8 का nth फ्रैक्शन क्या होगा? 8n, यानी Mg2+ 8n पे है। टोटल चार्ज निकालेंगे, 0 कर देंगे, m और n के बीच रिलेशन आएगा, जो ऑप्शन सेटिस्फाई करेगा वही हमारा आंसर होगा। चलिए अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा? द करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग डिफेक्ट्स इन सॉलिड्स इज आर। अब देखो डिफेक्ट के रिगार्डिंग क्वेश्चन है। फ्रिंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय ए वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ केटायन एंड अनायन। देखो यार, आपको पता है फ्रिंकल डिफेक्ट की बात करें तो फ्रिंकल डिफेक्ट कौन दिखाता है यार? मैंने बताया था फ्रिंकल डिफेक्ट में क्या होता है, आयंस जो होते हैं अपने पोजीशन को छोड़कर कहीं इंटरस्टिशियल पोजीशन पे पहुंच जाते हैं। तो मैंने बताया था कि जब भी कोई आयंस निकल करके किसी इंटरस्टिशियल पोजीशन पे पहुंचेगा तो जहां जाएगा वहां का कोऑर्डिनेशन नंबर को बढ़ा देगा। तो कोऑर्डिनेशन नंबर कौन बढ़ाना चाहेगा? जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर लो है। यानी फ्रिंकल डिफेक्ट के केस में कोऑर्डिनेशन नंबर लो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होता है यार? लो होता है। अब आपको पता है कोऑर्डिनेशन नंबर लो होने का मतलब क्या हुआ? कोऑर्डिनेशन नंबर लो होने का मतलब हुआ रेडियस रेशियो का लो होना, और रेडियस रेशियो का लो होने का मतलब क्या हुआ? केटायन और अनायन के बीच लार्ज डिफरेंस होगा साइज का। लेकिन यहां क्या कह रहा? फ्रिंकल डिफेक्ट इज यूजुअली फेवर्ड बाय ए वेरी स्मॉल डिफरेंस इन द साइज ऑफ केटायन एंड अनायन, जो कि गलत है। ये स्कॉटकी डिफेक्ट में होगा। क्यों? स्कॉटकी डिफेक्ट्स में आयंस और कैटायंस और अनायंस जो होते हैं वो आपके लैटिस से मिस होकर बाहर निकल जाते हैं। तो जब निकलते हैं तो कोऑर्डिनेशन नंबर लो हो जाता है। कौन सा क्रिस्टल कोऑर्डिनेशन नंबर को लो करना चाहेगा?
जिसका कोऑर्डिनेशन नंबर पहले से हाई है। कोऑर्डिनेशन नंबर हाई होने का मतलब रेडियस रेशियो हाई होना, और रेडियस रेशियो हमारा हाई कब होगा, जब कटायन और अनायन के बीच साइज का डिफरेंस लो हो। यही रीजन है कि स्कॉटकी डिफेक्ट वो सब्सटेंस दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर हाई हो, मतलब केटायन और अनायन का साइज का डिफरेंस कम होना चाहिए। फ्रिंकल डिफेक्ट वो केटायन अनायन दिखाते हैं जिनका कोऑर्डिनेशन नंबर जो होता है वो लो होता है। कोऑर्डिनेशन नंबर लो होने का मतलब रेडियस रेशियो लो होना, रेडियस रेशियो लो होने का मतलब हुआ केटायन और अनायन के साइज के बीच डिफरेंस ज्यादा होना। ये सारे कॉन्सेप्ट मैंने लिखाए हुए हैं, तो ए ऑप्शन नहीं होगा। फ्रिंकल डिफेक्ट इज ए डिसलोकेशन डिफेक्ट, बिल्कुल एक पोजीशन से निकलकर कहीं दूसरे चला जा रहा, तो लोकेशन का वजह से, लोकेशन चेंज होने की वजह से डिफेक्ट आया, तो इसको हम डिसलोकेशन डिफेक्ट कहेंगे। अब यहां पे ध्यान दीजिए, ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस, ट्रैपिंग ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इन द लैटिस लेड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ एफ सेंटर। बेसिकली अनायन के जगह पे जो इलेक्ट्रॉन की ट्रैपिंग होती है उसको हम एफ सेंटर कहते हैं, और यही एफ सेंटर कंपाउंड का कलर शो करने का रीजन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जब डी एक्साइट होता है तो वो आपका विजिबल रेंज में लाई करता है ना। स्कॉटकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, गलत है। स्कॉटकी डिफेक्ट से कंडक्टिविटी बढ़ जाती है यार, डेंसिटी डिक्रीज हो जाता है, ये कह रहा स्कॉटकी डिफेक्ट्स हैव नो इफेक्ट ऑन द फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड्स, तो ये भी गलत हुआ। तो ए भी गलत, डी भी गलत, क्योंकि फ्रिंकल डिफेक्ट के केस में कटायन और अनायन के बीच साइज का डिफरेंस लार्ज होना चाहिए। और फोर्थ क्यों गलत हुआ, क्योंकि स्कॉटकी डिफेक्ट के कारण फिजिकल प्रॉपर्टीज चेंज होती है, जैसे कंडक्टिविटी इंक्रीज हो जाती थी, डेंसिटी डिक्रीज हो जाता था। लेकिन यहां पे क्या कहा जा रहा, स्कॉटकी डिफेक्ट के वजह से फिजिकल प्रॉपर्टीज में कुछ भी चेंजेस नहीं आएगा, ये गलत स्टेटमेंट है। अब चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है ना। यहां पे क्या कहा जा रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज आर करेक्ट। आपको कहा जा रहा कोऑर्डिनेशन नंबर ऑफ ईच टाइप ऑफ आयन इन सीजियम क्लोराइड क्रिस्टल इज 8। बिल्कुल आपको बताया गया था सीजियम क्लोराइड बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनाता है, और इसमें केटायन और अनायन का जो कोऑर्डिनेशन नंबर का रेशियो होता है ये हमारा 8:8 होता है। मतलब हर कटायन के चारों तरफ 8 एनायन होते हैं एंड ईच एनायन के चारों तरफ 8 केटायन होते हैं। यही कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब है। आपको पता है कोई भी आयनिक क्रिस्टल में केटायन के चारों तरफ अनायन होते हैं, अनायन के चारों तरफ केटायन होते हैं। तो अगर मैं कह रहा हूं केटायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, मतलब केटायन के चारों तरफ 8 अनायन होंगे। और अगर मैं कह रहा हूं अनायन का कोऑर्डिनेशन नंबर 8 है, मतलब हर अनायन के चारों तरफ 8 केटायन होंगे। तो पहला तो सही है यार। दूसरा, ए मेटल that crystallizes in a BCC structure has a coordination number of 12। गलत हो गया ना, अभी हमने बताया सीजियम क्लोराइड बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर बनाता है और इस केस में कोऑर्डिनेशन नंबर 8 होता है, इसलिए पहला ऑप्शन सही है। जब पहला सही है तो दूसरा तो गलत हो गया, क्योंकि दूसरा उल्टा कह रहा कि बॉडी सेंटर्ड स्ट्रक्चर का कोऑर्डिनेशन नंबर 12 होता है, गलत है। थर्ड की बात करें, ए यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट्स आयंस विथ अदर यूनिट सेल। ये यूनिट सेल ऑफ एन आयनिक क्रिस्टल शेयर सम ऑफ इट्स आयन विथ अनदर यूनिट सेल। डेफिनेटली यार आपको पता है, बॉडी सेंटर को छोड़ दें, बॉडी सेंटर को छोड़ दें और एफसीसी में जो टेट्राहेड्रल वॉइड बन रहा उसको छोड़ दें, तो सारा चाहे कॉर्नर के एटम हो, चाहे एज सेंटर के एटम हो, चाहे बॉडी सेंटर के एटम हो, ये सभी एटम क्या होते हैं, अदर यूनिट सेल से शेयर्ड होते हैं, और इसलिए इनका कंट्रीब्यूशन किसी पर्टिकुलर यूनिट सेल में लेस देन 1 होता है। जैसे कॉर्नर वाले जो एटम्स होते हैं उनका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/8 होता है। फेस सेंटर वाले जो एटम्स होते हैं उनका एक यूनिट सेल में कंट्रीब्यूशन 1/2 होता है। अगर मैं बात करूं एज सेंटर की, तो एज सेंटर वाले जो एटम होते हैं वो 4 यूनिट सेल से इक्वली शेयर्ड होते हैं, इसलिए एक यूनिट सेल में उनका कंट्रीब्यूशन 1/4 का होता है। तो ये कहना कि हमारा शेयर्ड होगा तो डेफिनेटली सिर्फ टेट्राहेड्रल वॉइड और बॉडी सेंटर, ये आपका शेयर्ड नहीं होता, बाकी तो सभी शेयर्ड होते हैं, तो सही है। नेक्स्ट कह रहा, द एज लेंथ ऑफ द यूनिट सेल इन NaCl इज 552 पिकोमीटर। यानी आपको यूनिट सेल का लेंथ कहा जा रहा
यूनिट सेल का लेंथ कहा जा रहा NaCl का 552 पिकोमीटर होगा। आपको पता है NaCl के केस में मैंने आपको बताया हुआ था पूरा का पूरा स्ट्रक्चर, तो अगर वो आप जानते हो तो ये क्वेश्चन तो आपके लिए डी ऑप्शन एक लाइन का है। मैंने बताया था Cl माइनस और Na प्लस जो होता है वो हमारा क्या करता है, एज के एलोंग एक दूसरे को टच करते हैं, और एज के एलोंग टच करते हैं इसलिए 2 इंटू आर प्लस प्लस आर माइनस जो होता है वो हमारा ए के बराबर होता है। तो आपको एज लेंथ पूछा जा रहा, तो एज लेंथ क्या होगा 2, केटायन का रेडियस दिया हुआ है 95, अनायन का रेडियस दिया गया है 181, तो ये हमारा कितना हो जाएगा 276। 276 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमारा 552 पिकोमीटर आ जाएगा। तो 552 पिकोमीटर आया और यही हमें दिया गया है, मतलब डी ऑप्शन भी क्या होगा हमारा करेक्ट होगा। तो ये थे यार कुछ इंपॉर्टेंट जितने भी क्वेश्चन आपके सॉलिड स्टेट में अलग अलग टाइप के जो आए हुए एग्जाम में हैं, जो पूछे जा सकते हैं, चाहे वो डिफेक्ट रिलेटेड हो या किसी भी तरह के क्वेश्चन हो, वो हमने डिस्कस किया है। बट स्टिल मैं आपको कहूंगा कोई भी चैप्टर है बेटा, ये आपका पूरा आपको मैंने बताया लेक्चर 1 से लेकर लेक्चर 10 तक हमने हर एक कॉन्सेप्ट को और क्वेश्चन को डिस्कस किया। बट कुछ छोटे छोटे जो इंपॉर्टेंट कुछ अलग डिफरेंट टाइप के कॉन्सेप्ट होंगे, उसको छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से आपको क्या किया जाएगा, चीजें बताई जाएंगी। यानी सॉलिड स्टेट से रिलेटेड और भी छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम अलग अलग इंपॉर्टेंट इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस और इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट भी आपको बताए जाते रहेंगे। तो आपको स्कोर प्लस जो हमारा जेई नीट का चैनल है उस पे बने रहना है, और स्कोर प्लस जेई नीट के जो भी हमारे जो इस चैनल के जो भी नोट्स होंगे बेटा वो आपको स्कोर प्लस के ऐप पे मिल जाएंगे। तो सारे बच्चों से रिक्वेस्ट है यार कि अगर आपको ये नोट्स चाहिए तो आप स्कोर प्लस का ऐप जरूर से जरूर डाउनलोड करें, क्योंकि सारी इंपॉर्टेंट चीजें, सारे इंपॉर्टेंट अपडेट जो होते हैं वो आपको स्कोर प्लस के ऐप पे देखने को मिलेंगे। तो चलिए यार यहां पे ध्यान दीजिए, एक और लास्ट बातें मैं करूंगा। छोटे छोटे वीडियो आते रहेंगे, हम धीरे धीरे एक एक चैप्टर की तरफ चलते चले जाएंगे, है ना। आने वाले समय में जैसा मैंने बताया था बहुत ही जल्द कुछ इंटरेस्टिंग आपको अनाउंसमेंट भी हम करेंगे। ये लेक्चर तो चलता रहेगा, लेकिन उसके साथ जैसे जैसे चैप्टर खत्म होंगे यार वैसे वैसे हमारे लिए एक बड़ी चैलेंज आएगी कि उन सभी कॉन्सेप्ट को हम रिवाइज कैसे करें, है ना। तो उसके लिए हमारे पास क्या प्लानिंग है वो भी आपको बताया जाएगा बहुत ही जल्द। तो इसलिए स्कोर प्लस के ऐप को जल्द से जल्द डाउनलोड करेंगे, क्योंकि सारे इंपॉर्टेंट जो फीचर, अपडेट, नोटिफिकेशन सब आपको वहीं पे मिलेगा। तो मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में। किसी भी तरह के कुछ भी डाउट हो या कोई और तरह की वीडियो कुछ और कॉन्सेप्ट पे इसी से रिलेटेड अगर कुछ और डिटेल वीडियो आपको चाहिए तो कमेंट करना यार। मैं जिस कॉन्सेप्ट जिस पॉइंट से रिलेटेड सबसे ज्यादा कमेंट्स आएंगे उस पे मैं वीडियो जरूर बनाऊंगा। तो चलिए मिलते हैं यार नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, थैंक यू सो मच, बाय बाय।